हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर के बारे में ना, तो इसके हम लोग जल्दी से कुछ और भी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं देखे हैं, तो कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग लगा लेते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द एरर इन z इफ z इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर 4 b रेज़ टू पावर 1/4 c इंटू d रेज़ टू द पावर 3/2। ये आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। ठीक है, आप ये देख लेना। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें एरर निकालना है। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, तो याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि मल्टीप्लाई और डिवाइड का फॉर्मूला क्या लगाते हैं, है ना। ये मल्टीप्लाइड में है और ओवरऑल ये डिवाइड में है, तो भी हम सम वाला ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, कि डेल ए अपॉन ए प्लस। समझ में आ गई बात। लेकिन एक बात ये भी ना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि पावर में भी तो समथिंग है। तो याद करो कि अगर पावर में अगर समथिंग कुछ होता था तो कैसे लिख देते थे। तो देखो, जैसे ए की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन, बेसिक सा हो जाएगा क्या, 4 इंटू ये आपका हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए। बोलो, पावर क्या आता था, याद करो, ए रेज़ टू द पावर एन। समझ में आ गई बात, याद आई। ए रेज़ टू पावर एन को क्या लिखते थे, एन इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए अपॉन, यही तो लिखते थे। यहाँ पे देखो ए रेज़ टू पावर 4 है तो 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन। बस इसमें यही कर रहा और कुछ नहीं। अब देखो फिर ये क्या है, बी, ये दोनों आपस में क्या है, इनटू में है, तो इनटू में है तो यानी कि ये दोनों आपस में फिर से प्लस होंगे। कैसे, ये आपका हो जाएगा, देखो अब पावर कितना है 1/3, तो 1/3 और डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये डिवाइड में, यार मैंने आपसे क्या कहा था कि डिवाइड में हो या मल्टीप्लाई में हो, दोनों का फॉर्मूला क्या होता था, सेम ही तो होता था। तो प्लस डेल्टा सी अपॉन सी, फिर देखो प्लस डेल्टा डी अपॉन डी। लेकिन ये 3/2 भी तो है, तो ये 3/2 हमारा कैसे हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा प्लस में 3/2। यहाँ पर डिवाइड में है तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम इस डी को ऊपर भेज दे रहे हैं, नहीं, ये ऑलरेडी हमारे फॉर्मूले में बन जाता था, डेल डी प्लस डेल डी अपॉन डी। बस अगर ये पावर है तो पावर है तो क्या होगा, वो बस उसके ऐसे सामने उसके क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर की टाइप से ऐसे हो जाएगा और ये मल्टीप्लाइड में हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अभी आप क्या कर रहे हो ना, केवल अभी आप केवल इनको लिखना सीख रहे हो इस तरीके से। अभी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो ये बात आप, आई होप आपको ये समझ में आई कि हमने कैसे किया। हम यहाँ पर तीनों के तीनों फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं। मोस्टली हम 2 फॉर्मूले अप्लाई कर रहे हैं, एक तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन वाला, ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन का एक ही फॉर्मूला होता है, और एक पावर वाला भी इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखना। क्लियर है, ये बात ध्यान रखोगे, है ना, समझ में आ रही बात ना। अभी और भी हम क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो जी, ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द लेंथ ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ द रेक्टेंगुलर ब्लॉक टू बी 15.12 प्लस माइनस 0.02। समझ में है, ये किस फॉर्म में दे रखा है, ये हमारे एब्सोल्यूट टर्म के एरर के टर्म में दे रखा है ना, हमारी ये फाइनल वैल्यू दे रखी है ना। तो ये कह रहा है कि जो लेंथ है, ये आपकी लेंथ है इतनी, एंड ये ब्रेड्थ है आपकी ये पूरी, है ना, और ये हाइट है आपकी। कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। देखो कुछ नहीं, सबसे पहले क्या कर लो, इनकी लेंथ लिख लो। दैट मीन्स एल इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 15.12 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ इज इक्वल टू दे रखा है 7.86 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर, एंड हाइट इज इक्वल टू दे रखा है 4.16 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। ओके, अब मेरी बात समझो। देखो कह रहा है कि वॉल्यूम का भाई फॉर्मूला जानते हैं, सिंस v इज इक्वल टू क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब मेरी बात समझो, है ना। कह रहा है कि परसेंटेज एरर निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक। देखो L इंटू बी इंटू एच है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कौन सा वाला कॉम्बिनेशन हो गया, मल्टीप्लीकेशन वाला कॉम्बिनेशन हो गया। क्या फॉर्मूला लगाते थे, तो आप ये लगाओगे क्या, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा एच अपॉन एच। बोलो, ये बात समझ में आई क्या। अब कह रहा है परसेंटेज के टर्म में बताना है, तो हम यहाँ पर इंटू 100 कर देते हैं, तो यहाँ पर परसेंट लगा दिया जाए, इंटू 100 करके यहाँ पर, इंटू 100 करके यहाँ पर भी परसेंट लगा दिया जाए, इंटू 100 करके यहाँ पर भी, समझ में आ गई बात, इंटू 100 करके यहाँ पर भी परसेंटेज लगा ही दिया जाए। क्लियर है। अब ये बताओ मेरे को आप बच्चे कि क्या आपको डेल्टा एल पता है। सर बिल्कुल पता है। देखो ये हमारी डेल्टा एल होगी, यही तो होगी डेल्टा एल, और ये हमारी एल होगी, ये हमारी डेल्टा बी होगी, ये हमारी बी होगी, ये हमारी डेल्टा एच होगी, ये हमारी एच होगी। बात समझो, यही तो है ना। मैंने आपको ये पहचाना बताया ना किस तरीके से पहचानते हैं। सो फाइनली देखो क्या हो जाएगा, परसेंटेज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा एल की वैल्यू देख लो कितनी है, 0.02 अपॉन एल की वैल्यू देखो कितनी है, 15.12 इंटू 100% प्लस
डेल्टा बी की वैल्यू देखो कितनी है, डेल्टा बी की वैल्यू है 0.01। यहाँ देखो डेल्टा बी की वैल्यू 0.01 अपॉन डेल्टा बी सॉरी बी कितना है 7.86 इंटू 100% प्लस डेल्टा एच की वैल्यू देखो कितनी है 0.02 अपॉन एच कितना है 4.16 इंटू 100%। ओके, अब देखो मेरी बात समझो, क्या कर दिया जाए, इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 2/15.12% प्लस 1/7.86% प्लस 2/4.16%। बोलो यही तो आएगा। इसको आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है। तो सॉल्व करने का मतलब है कि आपको ना देखो क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बोथ साइड मतलब ऊपर नीचे 100 से क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। चलो कर देते मल्टीप्लाई। तो देखो यार बात समझना, हम ये कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 200/1512। बिना करे कैसे कर पाओगे, है ना। 100/786 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 100 से, क्योंकि पॉइंट को हमें हटाना है ना भाई, आ रही बात समझ में आपको ना। अच्छा जी, अब देखो 200 अपॉन कितना हो जाएगा 416। अब क्या करते हैं हम इनका सभी का बारी बारी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो 2 आप डिवाइड करो, चलो बच्चे जैसे डिवाइड करते हैं ना वैसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, या फिर चाहो तो थोड़ा सा कट भी कर सकते हो ताकि ये थोड़ा सा और छोटा हो जाए। देखो 2 से 2 को क्या कर लो, कट कर दो, तो ये ज़्यादा और छोटा हो जाएगा। करो डिवाइड, चलो। तो आप जब इसका डिवाइड करोगे तो ये आपको मिलेगा 0.1322, ठीक है। हम यहाँ तक लिख लें 0.1323 लिख लेते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा परसेंटेज, ठीक। प्लस ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/786, ये आपका आएगा 0.1272, ठीक है। तो 0.1272% और ये आपका आ जाएगा 0.4808%। सिंपली ऐड कर लो, सभी को ऐड कर लोगे ना, ये काम तो आप लोग कर लोगे ना, तो फाइनली आपको देखो क्या मिलेगा 0.7403, ठीक, परसेंट। आगे बात समझ में, तो ये आपका आया डेल्टा वी अपॉन वी, यानी कि एरर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। क्लियर है बात, आ गई बात समझ में। ये आपका इतना फाइनल आंसर होगा। ऐसे ही करना है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा है तो नहीं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है, बस सिंपली आपको एक चीज़ परेशान कर सकती है। देखो जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे इस क्वेश्चन का, वो बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। प्रॉब्लम क्या करेगा आपके साथ, प्रॉब्लम करेगा आपके साथ ये आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाओ, टेबल थोड़े से बड़े बड़े टेबल याद कर लो, है ना। कम से कम 25 तक लगभग नियर अबाउट हम कह रहे हैं ना, ये कर लो तो ज़्यादा आपको बेटर रहेगा। ये चीज़ें ज़्यादा फिर आपको आसान लगेगी, और अगर याद करना चाहते हो तो और याद कर लो। ये बात थोड़ी सी समझ रहे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आप बैठोगे ना तो कैलकुलेशन करोगे, तो जितना ज़्यादा कैलकुलेशन पर ध्यान दोगे आपको उतना ही ये बढ़िया कैलकुलेशन होगा। बाकी कॉन्सेप्ट से बताओ, कॉन्सेप्ट से अगर कोई प्रॉब्लम है तो, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया सर मेरे को, ये नहीं आया सर समझ में, ये नहीं आया सर समझ में, ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। दिक्कत किस में आ सकती है, कैलकुलेशन में, और आप कैलकुलेशन तो क्लास 1 से करते चले आ रहे हो, है ना। चलो यही तो प्रॉब्लम होती है, जो सर 1 से करते चले आ रहे हैं उसी को तो सीखना है ना। लेकिन अभी वाला देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बिल्कुल। ना बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके। देखो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या बोल रहा है कि अ फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन आर और इनटू q अपॉन अंडर रूट एस का होल क्यूब है। ध्यान से मेरी बात समझो। इफ द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पी क्यू एस एंड आर, परसेंटेज एरर याद आया, परसेंटेज एरर का मतलब समझ में आ गई बात, यानी कि डेल पी अपॉन पी इंटू 100%। ये आपकी जो वैल्यू है ना ये दे रखी है। तो पी की क्यू की एस की एंड आर की वैल्यू जो वह है परसेंटेज वैल्यू दे रखी है परसेंटेज एरर की, है ना, पी की, और इन सभी की वैल्यू दे रखी है दिस रिस्पेक्टिवली। मतलब पी की 4%, क्यू की 2%, एस की 1% और आर की 3%। कैलकुलेट द परसेंटेज एरर इन वाई। ओके, तो आपको वाई का परसेंटेज एरर निकालना है। आपको किसका परसेंटेज एरर निकालना है, वाई का। देखो वाई की अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें, बहुत ही ईजी सा ये भी क्वेश्चन है। पहले आप मेरे को इतना बताओ, सबसे पहले तो आप इसको ना परसेंटेज एरर के टर्म में आप पहले लिखना सीखो। किसे, इस चीज़ को सबसे पहले आप परसेंटेज एरर के टर्म में लिखना सीखो। अब मेरी बात समझना,
देखो ये जो हमारा वैल्यू है, हमने कहा सर मेरे पास ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, y इज इक्वल टू, एक बार हम इसको लिख लेते हैं, पी स्क्वायर अपॉन आर विद इन ब्रैकेट क्यू अपॉन अंडर रूट एस है, ध्यान से बात समझना, अंडर रूट एस का होल क्यूब है। अच्छा जी, ये अंडर रूट एस है, यहाँ तक तो सर हम लिख लेते। देखो क्या करते हैं ना, इस अंडर रूट एस को हम हटाते हैं। ये बताओ अगर आप भाई पावर भी तो देखना है ना, पावर वाला भी यहाँ फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लिकेशन वाला भी फॉर्मूला लगेगा, डिवीजन वाला भी फॉर्मूला लगेगा, इसमें तो डिवीजन वाला तो लगेगा ही लगेगा, साथ में ये पावर भी लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट में, बात समझो क्यों। अगर आप कहते हो कि सर आपके पास अगर रूट एक्स है, तो ये बताओ रूट एक्स को अगर आपको रूट अगर हटाना है तो क्या करोगे, आप ये कर सकते हो क्या, एक्स के पावर 1/2, भाई एक्स के पावर 1/2 लिखो, रूट एक्स लिखो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर भी सेम वही काम होगा, y इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, तो पी स्क्वायर अपॉन आर को एज इट इज़ रहने दो, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास है ये क्यू अपॉन इस अंडर रूट एस को, क्या हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, एस के पावर 1/2 और इस पूरे के पावर बचे क्या 3, समझ में आई, इज इक्वल टू, देखो फिर पी स्क्वायर अपॉन आर, ये देखो कितना हो जाएगा, पी क्यूब, बात समझना, पी क्यूब, तो भाई ये तो केवल इसमें ओके क्यू क्यूब होगा, क्यूब का क्यूब हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब पावर को हमने इधर कर दिया। अब देखो इस पावर का इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या हो जाएगा, एस के पावर 3/2। बोलो क्या ये गलत बात है? बिल्कुल सही बात है सर, है ना। अब बात समझो, अब हम इसका जो है परसेंटेज वाला टर्म हम लोग जो है, मतलब जो हमारे जो 3 बेसिकली फॉर्मूले हैं, मल्टीप्लाई के, डिवीजन के, और वो जब पावर में जब हमारी कोई वैल्यू होती थी तो उसका हम लोग कैसे फॉर्मूला लिखते थे ना, तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा वाई अपॉन वाई, कैसे लेना है, कह रहा है कि परसेंटेज एरर में निकालना है, तो ठीक है भाई हम इसका परसेंटेज ले लेते हैं, इंटू 100%, बात समझ में आ गई, इज इक्वल टू, अब देखो पी स्क्वायर है, पावर है, याद आया, तो पावर में कैसे होता था, ये पावर इधर आ जाता है, इसके मल्टीप्लाई में हो जाता था, और इसको हम रिलेटिव एरर के टर्म में लिख लेते थे, दैट मीन्स 2 इंटू डेल्टा पी अपॉन पी। क्लियर हुआ बात। अब ये आर है, कोई बात नहीं, आर को ऊपर ले जाओ, मतलब डिवाइड में है ना, तो क्या होगा, आर के लिए भी तो आप यही लगाओगे, क्या, डेल्टा आर अपॉन आर, बात आ गई समझ में। अब देखो हम इस बात करते हैं क्यू की, पी क्यू आर, चलो ठीक है ये पहले हो गया, कोई बात नहीं। अब देखो हम बात कर रहे हैं इस क्यू की, तो हमने कहा सर क्यू की पावर 3 है, तो 3 है जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाता था, और हम इसको कैसे लिख लेंगे, हम इसको लिख लेंगे डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, बोलो यही तो लिखेंगे, फिर प्लस ये एस डिवाइड में, कोई बात नहीं, डिवाइड में तो ऐसा थोड़ा है कि ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर माइनस में आ जाएगा, नहीं, डिवाइड में है तो ही आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन एस, बट इसके पावर में कितना है 3/2, तो 3/2 हो जाएगा। गलती से यहाँ पर -3/2 मत कर देना कि सर ये तो ऊपर चला जाएगा, नहीं, ये बताओ हम ऐसा करते थे क्या डायरेक्टली, अगर हमारे पास अगर a अपॉन बी अगर होता तो बच्चे, तो देखो हम ऐसे तो लिखते थे, डेल्टा ए अपॉन बी, सॉरी डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। बताओ अभी भी इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगा ना, तो ऐसा हम लोग यहाँ पे -1 माइनस माइनस ऐसा कुछ लगाते थे क्या? बिल्कुल नहीं लगाते थे, तो आपको भी नहीं लगाना है। आगे बात समझ में, चलो अच्छा इनको हम लोग ना थोड़ा सा परसेंटेज के टर्म में लिख देते तो ज़्यादा बेटर रहता, ठीक है। तो आप इनको क्या कर लो, इनको परसेंटेज के टर्म में लिख लो। क्लियर है बात। परसेंटेज के टर्म में लिखने का क्या मतलब हुआ कि ये हमारी परसेंटेज की वैल्यू दी गई है ना, तो परसेंटेज का वैल्यू का मतलब क्या कि इंटू 100 करके रखा होगा। समझ गए बात आप? आगे बात आपको समझ में, आपने कहा कि हम सर पूरे का ही ले लेते हैं, बिल्कुल सर ये भी बात सही है। अब देखो 100 का इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, 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 तो देखो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100%, समझ में आ गई बात। और उसकी वैल्यू देखो डेल्टा पी अपॉन पी, तो उसकी वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, परसेंटेज यहाँ पर ऑलरेडी है, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा परसेंटेज एक बार यहाँ पर ऑलरेडी है ना, तो यहाँ से आपको ये वाला परसेंटेज हटा दो, यहाँ से ये वाला परसेंटेज हटा दो, अब सही है, ठीक है। अब देखो बात को समझो, तो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100, ठीक है, और इसकी वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपकी, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, 4%, है ना। ये पी परसेंट कह रहा है ना कि परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ पी, तो भाई पी का परसेंटेज एरर क्या आएगा, ही तो आएगा डेल्टा पी अपॉन पी। तो इसकी जगह हम लोग क्या रख दें, इसके जगह हम लोग क्या रख दें, इसके जगह हम लोग रख देते हैं 4%। अच्छा बात समझो, यहाँ पर 2 भी तो मल्टीप्लाई में है, तो 2 को तो आप भूल नहीं सकते ना, तो 2 इंटू 4%, क्लियर हुई बात। प्लस ये देखो डेल्टा आर अपॉन आर है, तो देखो इसकी वैल्यू देखो आर देखो कहाँ है, यहाँ पर है, यानी कि तीसरे नंबर पर, ठीक है। पी क्यू एस, अच्छा हम पहले आर एस को हम पहले लिख दिए हैं क्या, सर एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से थोड़ी सी चीज़ों को हम क्लियर कर लें,
ये तो वैल्यू में फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, हमें पी क्यू आर पहले क्वेश्चन में आर भाई पहले दिया होना चाहिए, पी क्यू आर एंड एस। ओके ओके, तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पर आर की जो वैल्यू है ना, बात को समझना, जो आर की वैल्यू है वो 1% है, ठीक है, ये आर यहाँ पर पहले होना चाहिए था। ओके ओके, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, ठीक है। आर यहाँ पर पहले होना चाहिए था एस, तो ये आर की वैल्यू दी गई है बस 1%, और एस की वैल्यू दे दी गई है आपकी कितनी, 3%। क्लियर है बात? चलो भाई ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान रख लेना। डेल्टा आर अपॉन आर की वैल्यू देखो कितनी है, 1% है, प्लस 3 इंटू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, तो ये आपका क्यू है, क्यू का मतलब ये आपका 2% हो गया, तो 2%, प्लस 3/2 इंटू डेल्टा एस अपॉन एस, यानी कि परसेंटेज एरर इन एस, तो देखो परसेंटेज एरर इन एस कितना दिया गया है, 3%, तो क्या कर दें, इंटू 3%। सॉल्व कर लो भाई, कितना आ जाएगा, 8% प्लस 1% प्लस ये कितना है, 3/2 है ना, ठीक है, 3 इंटू दैट मीन्स 6%, और प्लस ये देखो कितना है, 3 3 9, 9/2, 9/2 का मतलब 4.5%, ऐड कर लिया, कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 19.5%। ये आपका फाइनल आंसर होगा। देखो कितना आसान है, कॉन्सेप्ट से बताओ, कॉन्सेप्ट से चीज़ें क्लियर ही हैं ना, कॉन्सेप्ट की क्लियर तो चीज़ें हैं, ठीक। रही बात सवाल परसेंटेज वगैरह लगाने की, तो आपको ये पता है, क्योंकि हमने देखो यहाँ से परसेंटेज हमने क्यों हटा लिया, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर अगर मान लो परसेंटेज लगाएंगे तो ऑलरेडी हमारा आंसर परसेंटेज में दे रखा है, ठीक है, क्योंकि डेल्टा पी अपॉन पी की वैल्यू परसेंटेज में, तो हम यहाँ से 100 हटा लिए, जो भी हमारी आंसर आई होगी परसेंटेज में, तो हमारी परसेंटेज रही तो कहलाएगा वाई का। क्लियर हुई इतनी बात क्या? चलो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का हो सकता है। देखो सर क्या बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन द डेंसिटी ऑफ क्यूब इफ अनसर्टेनिटी इन मास एंड लेंथ आर 2% एंड 3%। तो डेंसिटी ऑफ क्यूब में कह रहा है कि क्या मतलब, क्या उसकी क्या अनसर्टेनिटी होगी। अच्छा ओके, दैट मीन्स आप डेंसिटी का मतलब दैट मीन्स रो, ठीक है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो क्या, आप डेंसिटी का फॉर्मूला जानते हो, और ये जो 2% और 3% दिया गया, ये देखो किसका दिया गया, 2% दिया गया है कि मास की अनसर्टेनिटी है, और 3% दिया गया है कि लेंथ की अनसर्टेनिटी है। दैट मीन्स ये आपका परसेंटेज एरर दे रखा है मास का एंड परसेंटेज एरर लेंथ का। तो ये बताओ मेरे को, जो पहले दिया हम उसको गिवन कर लेते हैं ना। तो गिवन देखो हमारे पास क्या है, परसेंटेज एरर इन मास। तो परसेंटेज एरर इन मास आप कैसे लिखते हो, अब ये तो लिखते हो डेल एम अपॉन एम इंटू 100%, और इसकी वैल्यू देखो इंटू 100, और इसकी वैल्यू देखो कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है 2%। आगे बात सुनिए, सिमिलरली डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, ठीक है, और इसकी वैल्यू देखो कितनी दी गई है, इसकी वैल्यू आपको देखो दी गई है 3%। बोलो इतनी बात समझ में आई, ये बात आपको क्लियर हुई। अब आप फॉर्मूला क्या जानते हो, ये बताओ डेंसिटी का आप फॉर्मूला क्या जानते हो, आप ये जानते हो ना सर, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो जानते हो, ठीक है, वॉल्यूम ये तो जानते हो। तो देखो यानी कि दैट मीन्स रो इज इक्वल टू एम अपॉन, अच्छा वॉल्यूम है, ये बताओ तो वॉल्यूम को क्या हम एल का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते हैं। चलो तो अनसर्टेनिटी यानी कि हमें इस मतलब कि हमें इस डेंसिटी का हमें परसेंटेज एरर निकालना है, अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू, इसमें लगा दो अपना भाई मल्टीप्लिकेशन और कोटेंट वाला अपना फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो डेल्टा एम अपॉन एम प्लस एल में भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा एल अपॉन एल तो होगा, लेकिन एल के पावर 3 भी तो है, तो पावर वाला भी फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो अब क्या कर देते हैं, हमें परसेंटेज में चाहिए तो हम इसका क्या कर देते हैं, 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑलरेडी हमने कहा भाई डेल्टा रो अपॉन एक, ये काम आप एक स्टेप में भी कर सकते थे, पहले वाले स्टेप में ही कर सकते थे, ठीक है। बट अगर ये लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100, और इसकी परसेंट ये पूरी वैल्यू दे रखी है, प्लस 3 इंटू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। अब देखो इसकी वैल्यू देखो दे रखी है, रख दी जाए इसकी वैल्यू, चलो भाई रख देते हैं, क्या हो जाएगा, देख लो बच्चे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो डेल्टा रो अपॉन सॉरी डेल्टा एम अपॉन एम की वैल्यू दे रखी है कितनी, 2%, तो 2% प्लस 3 इंटू 3%, यही तो है, तो 2 और प्लस का 9, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 11%। आगे बात समझ में। चलो एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ना, ये बेस्ड होगा, मैंने जो रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन कराया था इसके जस्ट पिछले वाले लेक्चर में, जो मैंने जो 1.5 घंटे का जो लेक्चर लिया था,
उस वाले लेक्चर में आपको उससे मतलब अगर वो चीज़ अगर आपने क्लियर से अगर कायदे से अगर आपने किया है तो समझ लो कि आप ये वाला भी कर लोगे। अगर आप नहीं कर पा रहे हो दैट मीन्स आपने अपना फुल एफर्ट उस क्वेश्चन में नहीं दिया है, आपने उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया है। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। सर ऐसे क्यों डरा रहे हैं? सर बिल्कुल डराना पड़ेगा, डरा नहीं रहे, आपको रियलिटी बता रहे हैं। चलो देखो करते हैं ना। ये आपका जो क्वेश्चन है ये सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से आपने रेजिस्टेंस वाले का सेकेंड पार्ट किया था। कौन सा पार्ट बच्चे? सेकेंड पार्ट। ये आपका दे रखा है, ठीक है। हम पहले तो आपको करना क्या है, बिना मेरे हिंट लिए हम केवल हिंट देंगे, मेरी बात समझ लो, क्योंकि हमने इस टाइप का क्वेश्चन बता रखा है आपको, हम केवल हिंट देंगे। बट हिंट लेने से पहले आपको इसे वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है। ओके, चलो कर लिया ट्राई। अब देखो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, जिन बच्चों को थोड़ा सा सर कह रहे सर थोड़ा सा सर हिंट देते सर मज़ा आ जाता है ना। प्रैक्टिस करो बच्चे, आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की देखो प्रैक्टिस करो। आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया दैट मीन्स आप तभी आपको हिंट की जरूरत पड़ रही है। चलो हम बात करते हैं थोड़ी सी अपने क्लास 10th की चीज़ों की डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। कह रहा है कि व्हाट विल द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपसे पूछ रहा है, ठीक है, आपसे एफ पूछ रहा है ना। और एफ आपसे कैसे पूछा था, याद रखना आपका जो आंसर आना चाहिए ना एफ का, वो इस टर्म में ही आना चाहिए, ऐसे ही आना चाहिए। समझ गया, समझ में आ गई बात। 4 ऑप्शन मान लो दिए रहेंगे इस तरीके से, एफ की वैल्यू ऐसे दी रहेगी, कन्फ्यूज ऐसे कैसे आया। दैट मीन्स आपको एफ की वैल्यू निकालनी है। देखो अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये बताओ कि ऑब्जेक्ट की जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं वो क्या लेते हैं, यू लेते हैं। दैट मीन्स ये आपका फाइनल वैल्यू ऑफ यू दे दिया है ना। फाइनल वैल्यू ऑफ यू क्या दे दिया है, 30 प्लस माइनस 0.5। आगे बात सुनने। एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, इमेज की डिस्टेंस को बताओ कैसे लेते थे, v से। तो v इज इक्वल टू देखो दे दिया है 10 प्लस माइनस 0.2। तो इसमें आपका ये u है, ये आपका डेल u है। आगे बात समझ में, इसमें आपकी ये v है और इसमें आपकी ये डेल v है। क्लियर हो गई बात। तो क्या निकालोगे, आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, f प्लस माइनस डेल्टा f। क्लियर है बातें। अब तो मेरे ख्याल से इतना हिंट काफ़ी है, नहीं तो आप यहाँ से पहले f निकाल लो। f के लिए देखो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये बताओ यूज़ करके यहाँ से आप f की वैल्यू निकालोगे जिस तरीके से आपने r की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ से आपने f की वैल्यू निकाली। अब इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके आप यहाँ से इस डेल्टा f की वैल्यू तो निकाल ही सकते हो। आपको f स्क्वायर आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, डेल्टा v की वैल्यू आपको पता ही है, v की वैल्यू पता ही है, डेल्टा u की वैल्यू पता ही है, डेल्टा u स्क्वायर की वैल्यू पता ही है। आ रही बात समझ में क्या? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए बात, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्योंकि हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आप फाइनली सॉल्व कर लोगे तो आप अपना आंसर जो है मैच कर लेना 7.5 प्लस माइनस 0.14। अब जो समझदार बच्चे होंगे ना वो बिल्कुल समझ गए होंगे कि सर ये हमारी एफ़ की वैल्यू है, ठीक है। यहाँ से इस एफ़ की वैल्यू ये निकल जाएगी और ये हमारी भाई डेल्टा एफ़ की वैल्यू। कितनी अच्छी बात है ये, नहीं कर लोगे ना। कैलकुलेशन है थोड़ा सा, क्योंकि हमने इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया कि कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इन सारे क्वेश्चन को हम डील करते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर है, कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है क्या? आप कमेंट करके बताओगे या सर मेरे को ये कन्फ्यूज़न आ गया, या सर मेरे को ये कन्फ्यूज़न आ गया, जो भी है जैसा भी है बच्चे लोग आप बताओगे कम से कम मेरे को, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, एक क्वेश्चन थोड़ा सा हम पीछे का देते हैं आपको, देखते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, है ना। चलो एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। देखो जी इस क्वेश्चन को करने का 2 तरीका है, ठीक है। कह रहा है कि टेकिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशन ऑफ सरफेस टेंशन। ओके, तो देखते हैं कितने बच्चे इसको कर लेते हैं। और अगर आप आंसर देखना चाहते हो, बिल्कुल पहले तो आप अपना आंसर चेक कर लो कि आपका आंसर कितना आया है, उसके बाद आप अपने आंसर से मैच करना, है ना। कि पहले ही पता चला कि नहीं आंसर देख करके हम अपना आंसर ला देंगे, नहीं। तो आंसर जो आया है बच्चा लोग ये आया है सरफेस टेंशन यानी कि टी इज इक्वल टू जो आया है वो आया है रो सी के पावर 3 और न्यू के पावर 1। ये आपका डायमेंशन। देखो याद रखो कि जब भी अगर इस तरीके से बोलता है ना कि टेकिंग वेलोसिटी ऑफ लाइट, डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी एज फंडामेंटल क्वांटिटी, तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब होता है कि जैसा मैंने आपको बताया था कि अब आपका आंसर MLT में ना आकर के वेलोसिटी के टर्म में आएगा, डेंसिटी के टर्म में आएगा एंड फ्रीक्वेंसी के टर्म में आएगा। तो यही देखो आया तो है वेलोसिटी के टर्म में, यानी कि सी आपकी क्या है, लाइट की वेलोसिटी है ना, डेंसिटी के टर्म में आया है। और ये आपका फ्रीक्वेंसी के टर्म में, फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग न्यू बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसके टर्म में है। आ रही बात समझ? जिन बच्चों को आंसर चाहिए था अपना आंसर अगर चेक करना है तो चेक करो। अब बात उठाई जाए सर कि ये कैसे किया जाए, मैंने आपको शायद बताया है, अगर आपको याद है तो देखो बड़ी अच्छे से याद होगा। हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट वाला जो तरीका हम देखो क्या अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर लो,
देखो, अगर आप बात करते हो वेलोसिटी ऑफ लाइट की, तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो हम इसको सी मान लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम लोग क्या मानते हैं? सी मान लेते हैं। डेंसिटी को हम लोग रो मान लेते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू मान लेते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन में मेंशन रहता है, कभी कभी नहीं मेंशन रहता है, तो आपको ये चीज़ मेंशन करना पड़ेगा। चलो भाई, हम ये जानते हैं सर कि हमारा जो देखो जो सी का जो फॉर्मूला होता है, ये डायमेंशन फॉर्मूला जो सी होता है यानी कि वेलोसिटी क्या होता है? LT-1, बोलो यही तो होगा। अच्छा, उसके बाद हमारा जो रो का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो देखो कितना होता है? रो इज इक्वल टू क्या होता है? M L⁻⁻3, बताओ यही तो होता है। और हमारे पास जो न्यू का फॉर्मूला होता है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला कितना? T⁻⁻1 होता है। अब मेरी बात समझना, अब हमें कुछ एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना है कि जिससे हमारा जो है, जिसमें हमारा सी भी आ जाए, रो भी आ जाए और न्यू भी आ जाए। सब तो कोई बेसिकली कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, लेकिन कोई बात नहीं, हम छोटे से स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है कि सरफेस टेंशन का निकालना है। मैंने आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ना, मैंने पोस्ट भी किया था, है ना। मैंने आपसे कहा था कि उसको मैं कम से कम आपको 5 फॉर्मूले डेली याद करने हैं, सुबह शाम गर्म पानी के साथ आपको लेना है 5 फॉर्मूले। तो देखो, मैंने आपसे ये कहा था कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन लेंथ, ये होता है। अब ना तो आपके पास ये फोर्स दिया गया है, ना ही आपके पास यहाँ पर लेंथ दिया गया है। तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग पहले डायमेंशनल फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या होता है? MT-2 होता है, बिल्कुल ये हमने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमने देखा था। अब देखो बात समझो, इसका मतलब क्या है ना कि अगर हम यहाँ से m की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ रो सी वी, हम यहाँ से t की वैल्यू निकाल लें इन टर्म्स ऑफ रो वी न्यू, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब मेरी बात समझना, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सर कि थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा है इक्वेशन नंबर सेकेंड और ये हमारा है इक्वेशन नंबर थर्ड। मेरी बात को समझो ध्यान से, ठीक है। आप यहाँ से m की वैल्यू निकालने वाले हो, यहाँ से आप m की वैल्यू निकाल सकते हो ना सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कितना हो जाएगा, बात को तो समझना, बात को समझना, बात को समझना। हम ये कह रहे हैं सर कि फ्रॉम सेकेंड से देखो क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू, देखो m इधर गया तो L⁻³ कहाँ जाएगा? इसके डिवाइड में जाएगा। L⁻³ इसके डिवाइड में, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा? रो अपॉन L⁻⁻3, ठीक। ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? रो L3, बोलो यही तो आएगा m का मान, m की वैल्यू यही तो आएगी, ठीक। आपने m की वैल्यू निकाल ली। अब अगर हम यहाँ से t की वैल्यू अगर निकाल लें, तो t की वैल्यू देखो, t की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फ्रॉम थर्ड t की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी? तो ऐसा करते हैं कि 1 अपॉन, देखो भाई ये माइनस में ना, तो हमें इसे प्लस में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसको अपॉन में भेज देते हैं तो ये भी अपॉन में चला जाएगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझे? एक मिनट भाई, बात समझो। देखो हम ये करना चाहते हैं कि भाई आपको t की वैल्यू निकालनी है, तो t मतलब t⁻⁻1 है, ठीक है। तो अगर हम t के पावर अगर हम 1 करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? रो के पावर -1 मिलेगा। भाई अगर ये नहीं समझे बात, ये तो बात आपको मेरे ख्याल से समझ में आई ना। ये चीज़ कैसे हो गया? जादू कैसे हो गया सर? जादू देखो, हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर मान लो कुछ नहीं तो 1 है, चलो ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो? आप जो है इस t⁻⁻1 को इधर भेज रहे हो, तो इसके अपॉन में क्या आ जाएगा? t⁻⁻1 आ जाएगा, और न्यू को इधर भेज रहे हो तो अपॉन में न्यू आ जाएगा। अब t⁻⁻1 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? t⁻1, समझ गए? और न्यू के पावर जब 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? न्यू के पावर -1। चलो, तो आपने t की वैल्यू निकाल ली, ठीक। तो t की वैल्यू देखो, t की वैल्यू से तो दिक्कत नहीं, हम t की वैल्यू डायरेक्टली हम ये रख सकते हैं, लेकिन m की वैल्यू, ये इस m की वैल्यू रो इंटू L³ नहीं रख सकते, समझ गए? रो तो रख सकते हैं, इस m की जगह, बात को समझना, इस m की जगह, ये हमारा मेन हमारा टारगेट है ठीक है। तो इस m की जगह हम रो तो रख सकते हैं, लेकिन l तो नहीं रख सकते ना, हमारा आंसर l में तो नहीं आना चाहिए ना। तो प्रॉब्लम क्या है? हमें निकाल ली यहाँ से l की वैल्यू, ठीक है। देखो, तो l की वैल्यू देखो कैसे निकाल ली जाए? l की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं इसका, समझ में आ गई बात? तो देखो, यहाँ से आप l को यहीं पर छोड़ दो, l को यहाँ पर छोड़ दो, t इधर चला आएगा तो t के पावर -1 कैसे आ जाएगा? डिवाइड में, दैट मीन्स c अपॉन t के पावर -1 इज इक्वल टू l, ठीक है। सो फाइनली l इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा? ये t के पावर -1 ऊपर जाएगा तो देखो कितना हो जाएगा? ये आपके पास हो जाएगा c, एक मिनट रुक जाओ, देखो c अपॉन t के पावर -1 आया है, ये देखो t के पावर -1, और t के पावर -1 की वैल्यू देखो कितनी है? न्यू, बात समझ गया? t के पावर -1 की वैल्यू कितनी है? न्यू। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? c अपॉन न्यू, और न्यू को ऊपर भेज दिया तो कितना हो जाएगा? यानी कि l इज इक्वल टू, देखो कितना हो जाएगा? ये अब हो जाएगा c न्यू के पावर -1। तो आपने देखो m की वैल्यू निकाल ली,
ठीक है, ये आपने m की वैल्यू निकाल ली। ठीक, ये रो l क्यूब। अब l की जगह हम क्या रख देंगे, समझ में आ गई बात। इस l की जगह, बात को समझना, इस l की जगह हम रख दे रहे हैं ये चीज़, रख दिया जाए तो देखो कितना हो जाएगा रो, और l के जगह हम क्या रख दे रहे हैं c न्यू के पावर -1, और इसके पावर में क्या है, देखो इस l के पावर में 3 है ना, तो इसके पावर में भी कितना हो जाएगा 3 ही तो होगा। बोलो ये बात समझ में आई। इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा रो c के पावर 3 और न्यू के पावर -1। ये आपने वैल्यू निकाली। चलो हम इसे पुट कर देते हैं फाइनली, तो देखो कितना हो जाएगा हमारा t इज इक्वल टू एफ, सॉरी ये m की वैल्यू देखो हमें कितनी रखनी है, m की वैल्यू हमेशा रखनी है रो c के पावर 3 न्यू के पावर -1, ठीक, इंटू m इंटू टी रेस्ट की पावर -2, तो t के पावर t देखो, तो t कहाँ गया, t कहाँ गया, t कहाँ गया, ये हाँ, t की पावर हमें कितना रखना है न्यू के पावर -1, तो हम क्या रख देंगे न्यू के पावर -1, और देखो t का देखो क्या है -2 है, तो इसका भी हम क्या लगा देंगे -2 लगा देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो देख लो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा -3 और न्यू की पावर -3, ये तो -6 हो जाएगा। आंसर तो हमारा इतना नहीं आया, हमारे पास आंसर लाना है -1 लाना है ना। ओके ओके ओके, कहीं तो कुछ गड़बड़ हो रहा है। -2, अच्छा ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। देखो आप भी सोच रहे हो कि सर क्या सोच रहे हैं, ये तो आंसर तो आ ही गया, बिल्कुल आ गया। देखो न्यू रेज टू दी पावर -1, देखो यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स न्यू के पावर +2, और -1 में से +2 आप सब ट्रैक करोगे तो कितना आ जाएगा, तो ये तो आ जाएगा न्यू के पावर 1, बट आपका आंसर आना चाहिए न्यू के पावर -1, तो गड़बड़ है। देखो गड़बड़ पता है कहाँ हुई, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में हुई है। c के पावर 3 तो हो गया, और न्यू के पावर भी तो -3 होगा ना, समझ के बाद, न्यू के पावर भी क्या होगा -3 होगा, न्यू के पावर भी -3 होगा, तो -3 में से अगर हम 2 को अगर हम हटाते हैं, -3 में से 2 को हटाते हैं तो क्या बचेगा -1 ही तो बचेगा, यानी कि रो c के पावर 3 और न्यू के पावर -1। एक ये तरीका है, ठीक है। दूसरा तरीका देखो सर, इसे हम सेकेंड मेथड से कर लेते हैं। सेकेंड मेथड बहुत ही ज़्यादा आसान है। कैसे सर, कैसे कह सकते हैं सर आसान है, देखो हमने इसका पहले भी डिस्कशन हमने कर लिया है। हम लोग यूज़ करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है कि जो डेंसिटी है, सॉरी जो सरफेस टेंशन है, वो वेलोसिटी ऑफ लाइट डेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही तो है ना, यही तो बात हुई है ना। तो समथिंग मतलब अगर हम ये कह लें अपने डायमेंशन एनालिसिस वाले सेकेंड वाले फॉर्मूले के बेसिस पर, अगर हम ये कह लें सॉरी थर्ड वाले के बेसिस पर, ठीक है, तो t इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो किसके भाई, वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि c के पावर a पर डिपेंड कर रहा है, और डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है, दैट मीन्स डेंसिटी की पावर b पर डिपेंड कर रहा है, और फ्रीक्वेंसी के पावर c पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर c नहीं लेते हैं, नहीं तो इस वाले c में आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर c की जगह कुछ और ले लेते हैं, मान लो d पर डिपेंड कर रहा है, याद आया। तो अब अगर हम यहाँ से हटाते हैं, हमारा कोई एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट आता था, तो मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू समथिंग जो भी हो, c के पावर a, रो के पावर b और न्यू के पावर d, है ना, ये न्यू है। अब देखो हम सभी का क्या रखते थे, डायमेंशनल हम फॉर्मूला रखेंगे, तो t का क्या हो जाएगा, याद है क्या, mt-2 इज इक्वल टू c का क्या हो जाएगा, lt-1 के पावर a, रो का क्या हो जाएगा, ml-3 के पावर b, और न्यू का क्या हो जाएगा, t के पावर -1, ही तो होता है ना न्यू का, समझ रहे हो ना, d। अब इसको एक साथ ऐसे लिख लो इस तरीके से, कैसे m, अब से देखो यहाँ पर l नहीं है, तो l की वैल्यू हम रख सकते हैं क्या, 0, बिल्कुल रख सकते हैं, l रेज़ टू पावर 0 और t रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू, सबको एक साथ लिखो, m के देखो पावर में कितना है, b है, तो m के पावर b हो गया। अब देखो m के बाद क्या आता है, l आता है, यहाँ देखो यहाँ l के पावर देखो कितना है, a है, तो l के पावर a, फिर यहाँ देखो l के पावर देखो कितना है, -3b, तो -3b, समझ गए, यहाँ पर l है नहीं। अब देखो t की बात कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर t की पावर देखो कितना है, माइनस का है, समझ गए, t के पावर माइनस का a, और यहाँ पर देखो t की पावर कितना है, t की पावर माइनस का d, तो a माइनस से माइनस t। चलो कंपेरिजन कर दो पावर का, तो m की पावर देखो कितना है 1, यहाँ पर m की पावर कितना है b, तो b की वैल्यू देखो कितनी आ गई 1, चलो b की वैल्यू तो निकल गई। सिमिलरली a -3b,
ए माइनस थ्री बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर एल की पावर है ए माइनस थ्री बी, यहाँ पर एल की पावर है 0, तो 0, सो ए इज इक्वल टू थ्री बी और बी की वैल्यू है 1, सो ए इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। सिमिलरली देखो टी के पावर माइनस थ्री और ए माइनस डी, तो माइनस ए माइनस डी इज इक्वल टू टी के अरे सॉरी माइनस थ्री, सो आप डी को यहीं पर छोड़ दो, ये माइनस डी इज इक्वल टू माइनस थ्री और प्लस और प्लस ए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस डी इज इक्वल टू माइनस थ्री और ए की वैल्यू देखो कितनी है 3 है, तो 0, दैट मीन्स डी इज इक्वल टू कितना आ गया 0, डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। और ये हो गया गलत, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने डायमेंशन ही उल्टा चेंज कर दिया। बड़े गजब हैं यार हम, मतलब सावधानी, मैंने आपसे कहा ना सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। टी के पावर -2 है, ठीक है, एम टी -2 है ना, यहाँ पर सर 3 कैसे आ गया था, ठीक ठीक ठीक, तो ये -2 है, ध्यान रखना। ये वाला मेथड ज़्यादा आपका ईजी है, ठीक। चलो तो कितना हो गया, देखो a माइनस डी इज इक्वल टू माइनस का 2, सो डी को आप यहीं पर छोड़ दो और ये हो जाएगा माइनस का 2 और प्लस का a, सो माइनस का डी इज इक्वल टू माइनस का 2 और प्लस का a का मतलब क्या, प्लस का 3, सो माइनस का डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का डी इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 1, सो डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1। आगे बात में रख दो इस वाले में, तो देखो कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू सी के पावर a मतलब सी के पावर 3 और रो के पावर 3, सॉरी रो के पावर बी, तो रो की वैल्यू देखो कितनी है 1 है, तो रो के पावर 1 और इंटू न्यू के पावर देखो कितना है डी है, तो डी की वैल्यू कितनी -1, तो न्यू के पावर -1, देखो यही तो आया आंसर, चेक कर लो। तो अब आप अपने हिसाब से देख लो कि आप जब एग्जाम में करोगे ऑब्जेक्टिव वाले में जब टिक करने के लिए आएगा तो आप किस तरीके से करना पसंद करोगे, ये वाले तरीके से या उस वाले तरीके से, ठीक है। दोनों ही आसान है, बस आपकी ये बस सोचने का थोड़ा सा वो है कि आप किस तरीके से ज़्यादा आपको लग रहा है, बस ध्यान से, है ना, प्रैक्टिस थोड़ा सा करो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है आपको इतनी सारी बातें? तो आप मेरे को जो है जैसा भी होगा आप मेरे को कमेंट करके बताओगे कि सर मेरे को ये सारी की सारी बातें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई हैं, ठीक है। तो जैसा भी है आप मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।